गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है। सो डेटा इंटरप्रिटेशन आज पढ़ना है, बट बिफोर दैट लास्ट क्लास का कुछ भी होमवर्क बाकी है क्या? निखिल, लास्ट क्लास में क्या कवर किया था हमने? तू नहीं था। पीएनसी था आई गेस। हाँ, पीएनसी में कुछ भी होमवर्क बाकी है? डिस्कशन? नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो लास्ट क्लास का अगर कुछ बाकी नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है ये। सो देन वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद न्यू टॉपिक, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है। तो देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन पहले तो हम ये समझते हैं कि ये क्या है, राइट? तो आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो मैनेजमेंट कोर्सेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, राइट? एंड इवेंचुअली और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कोई ना कोई बिजनेस आगे रन करेंगे, या तो अपना या किसी और का बिजनेस यू विल ज्वाइन एज अ जॉब, राइट? तो कोई भी टाइप का आप बिजनेस रन करते हैं तो वो बिजनेस में टाइम टू टाइम यू हैव टू टेक सम डिसीजंस, राइट? तो जब डिसीजंस लेने होते हैं तो वो डिसीजंस हम किस बेसिस पे लेते हैं? वी हैव टू एनालाइज अ लॉट ऑफ डेटा, राइट? अगर समझ लो आप HUL के एक ब्रांड मैनेजर हो या CEO हो, ठीक है? HUL तो पता है, एक FMCG कंपनी है, राइट? नाउ यू हैव टू डिसाइड कि हमको एक सोप लॉन्च करना है एक अफ्रीकन कंट्री में, ठीक है? तो अब आपको किस टाइप का सोप लॉन्च करना है, कौन से कंट्री में करना है, क्या प्राइसिंग रखनी है, क्या उसका प्रमोशन होगा, राइट? तो ये सारे चीजें आपको एनालाइज करनी पड़ेगी। इसके लिए कुछ ना कुछ सर्वे करना पड़ेगा, उस कंट्री में जाके मार्केट सर्वे करना होगा, राइट? ऐसा तो नहीं है यार आज कुछ करने को नहीं है, आज एक सोप लॉन्च कर देते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। फाइन। सो ऑल दीज डिसीजंस आर मेड बेस्ड ऑन डेटा। तो जब आपके सामने डेटा आएगा तो वो डेटा ऐसे दो चार लाइंस नहीं होंगे, इट विल बी टन्स ऑफ डेटा, ठीक है? हाँ, अग्रीड, आज के टाइम पे डेटा एनालिसिस करने वाले लोग भी आपके सामने होते हैं, आपके साथ होते हैं, टीम में होते हैं, बट फिर भी वो लोग एनालिसिस करने के बाद भी जो देंगे, दैट टू आप शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू यू। तो मतलब आपको वो डेटा के साथ डील करना तो आना ही चाहिए। क्लियर है बात? सो दैट इज वाई डेटा इंटरप्रिटेशन इज नेसेसरी फॉर ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ वर्क, ठीक है? तो जहां पे भी आपको कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेना है, तो वहां पे आपको डेटा के साथ डील करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ। एसी चालू करूं? नहीं, चालू ही है, बंद करूं? यार रिमोट उधर ही होगा। ये इधर ही है रिमोट तेरे पास? ठीक है, डेटा समझ में आ गया क्या क्यों पढ़ना है? अब दूसरा ये कि डेटा इंटरप्रिटेशन आपके एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है, आपके आगे आपकी वर्क लाइफ में इंपॉर्टेंट होगा, ये तो समझ में आ रहा है। अभी कॉलेज में जाने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो एक बार हम ये भी समझ लेते हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन इज देयर इन ऑल एग्जाम्स, ठीक है? आप कोई भी एग्जाम लो, स्टार्टिंग फ्रॉम क्राइस्ट, NMIMS, IPMs, ठीक है? और कौन से मेजर एग्जाम्स देते हैं आप लोग? ये देते हो ना, सिम्बायसिस, और भी कोई अगर नाम याद आ रहा है तो वो भी। इन सभी एग्जाम्स में डेटा इंटरप्रिटेशन इज देयर, राइट? क्राइस्ट ने तो पूरा एक सेक्शन ही डेडिकेट कर दिया है DI के लिए। देयर आर 6 सेक्शंस इन क्राइस्ट के एग्जाम। आप में से काफी लोगों ने क्राइस्ट का मॉक दिया होगा, ठीक है? नहीं भी दिया है तो मैं बता देता हूँ, देयर आर 6 सेक्शंस इन क्राइस्ट एग्जाम, राइट? यू हैव 90 minutes टू अटेम्प्ट दो 6 सेक्शंस, जिसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये मैंने जो एक सेशन लिया था रात को 9 बजे, उसमें भी ये सब बताया था,
राइट। एंड ये 90 मिनट्स जो है और ये 120 क्वेश्चन जो है वो 6 सेक्शंस में डिवाइडेड है। एंड एवरी सेक्शन हैज इट्स ओन पर्सनल टाइम। ये 90 मिनट्स ऐसा नहीं कि आपको एज अ होल मिल गए और आप वो 90 मिनट्स कहीं कहीं पे भी यूटिलाइज कर लो कोई भी सेक्शन में। राइट, हर एक सेक्शन का अपना एक अलग टाइम होगा एंड वो टाइम पे आपको उसी सेक्शन में रहना है। राइट, तो ये जो 6 सेक्शंस मैं बता रहा हूँ, मैं बीबीए के हिसाब से बोल रहा हूँ, आपके कोर्स के हिसाब से सेक्शंस थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। जो बीबीए के एग्जाम में क्यूए होगा, वीए होगा इंग्लिश, एलआर होगा, डीआई होगा। तो डीआई का एक पूरा सेक्शन है एंड इसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। देन देर इज जीके एंड एक और है अकाउंट। तो ये 6 सेक्शंस होते हैं। ठीक है। तो डीआई का एक पूरा सेक्शन है, बाकी सभी एग्जाम्स में डीआई का एक सेक्शन नहीं है। इट इज आस्क्ड विद क्यूए। तो एनपैड में भी यू विल सी क्यूए के जो 40 क्वेश्चंस हैं, उन 40 क्वेश्चन में से 10 या 15 क्वेश्चंस इसके रहेंगे, डीआई के रहेंगे। ठीक है। आईपीएम में भी क्यूए के जो 40 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू वाले सेट में, उन 40 में से 5 या 10 क्वेश्चंस डीआई के रहते हैं। ठीक है, ये इंदौर की बात कर रहा हूँ मैं। क्लियर है। सो डीआई इज देयर इन ऑल एग्जाम्स। तो अभी क्राइस का एग्जाम आगे आने वाला है सबसे पहले, तो उसमें आपको डीआई बहुत हेल्प करेगा। राइट, एनीवे इट विल हेल्प इन ऑल अदर एग्जाम्स ऑल्सो। तो एग्जाम्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राइट, एंड यू शुड नो डेटा इंटरप्रिटेशन एज अ स्किल ऑल्सो, क्योंकि वो आगे आपके हेल्प करेगा। वो तो आप स्किल ऐसे कॉलेज में भी एक्वायर कर सकते हो, वहां पे भी आप पढ़ोगे। राइट, बट स्टिल थोड़ी बहुत तो स्किल आपकी अभी भी होनी चाहिए। फाइन। तो देखिए, अब थर्ड बात ये कि हमने ये सब तो देख लिया कि इतना इंपॉर्टेंट है, बट ये उतना ही इजी भी है। राइट, इसमें कैलकुलेशंस कभी कभी मुश्किल हो सकती हैं, बाकी इंटरप्रिटेशन जो पार्ट है, इंटरप्रिटेशन मतलब इसको समझना, वो इजी है। राइट, तो अगर एग्जामिनर चाहे कि आपका टाइम वेस्ट हो तो वो कैलकुलेशंस घटिया डाल सकता है। राइट, जिसका कोई कुछ नहीं कर सकता। बाकी इंटरप्रिटेशन इन मोस्ट केसेस इज इजी। तो लेट अस स्टार्ट विद डेटा। तो डेटा नॉर्मली आप कैसे प्रेजेंट करते हैं। राइट, तो आप समझ लो एक मैनेजर है, आपने किसी को, आपके टीम मेंबर को काम दिया कि भाई ये सब डेटा एनालाइज करके लाओ कि शुड वी लॉन्च दिस प्रोडक्ट इन दैट मार्केट। ठीक है, तो उसने बहुत सारे कुछ रिसर्च की, एनालिसिस किया एंड देन दैट पर्सन प्रेजेंट्स द डेटा। तो वो डेटा नॉर्मली किस किस टाइप के ग्राफिक्स यूज करके प्रेजेंट करेंगे। आप कल परसों नहीं, कल परसों क्या, कल ही वो रिजल्ट भी आए हैं, है ना। इलेक्शन रिजल्ट न्यूज़ देखते हो कि नहीं देखते हो तुम लोग, है ना। तो वो भी एक डेटा है कि इतने सीट्स थी, इस पार्टी को इतने सीट्स मिले हैं, इस अलायंस को इतने सीट्स मिले हैं। तो वो लोग भी डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज करके, न्यूज़ वाले मतलब डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज करके, डिफरेंट पैटर्न्स यूज करके डेटा दिखा रहे थे, जो जो उनको लगेगा कि ये हमारे व्यूअर को ज़्यादा इजी लगेगा समझना, है ना। तो अपने अपने हिसाब से उन्होंने बहुत सारे पैटर्न्स बनाए। कोई ऐसे लाइंस बना रहे हैं कि एक पार्टी की ज्यादा सीट्स हैं तो उसकी लंबी लाइन बन गई, दूसरे पार्टी की कम सीट्स हैं तो उसकी छोटी लाइन बन गई, है ना। कोई टेबल बना रहा था। राइट, तो बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स में वो लोग बना रहे थे। कोई ऐसे सर्कल बना रहा था कि एक पार्टी के कलर के हिसाब से सर्कल इतना कवर्ड हो गया तो उसकी ज्यादा सीट्स हो गई, थोड़ा कवर हुआ तो उसकी कम सीट्स हो गई, है ना। समझ आ रहा है ना। तो थोड़ा बहुत भी अगर आपने ये देखा होगा टीवी में तो यू मस्ट हैव सीन दिस कि इस तरीके से डिफरेंट ग्राफिक्स वो लोग यूज कर रहे थे। ठीक है, तो बस वही है डेटा प्रेजेंट करना। तो डेटा किस किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन प्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, देन वी कैन प्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ पाई चार्ट। राइट, वी कैन ऑल्सो डू दिस एज बार ग्राफ। ठीक है, और वी कैन डू दिस एज लाइन ग्राफ। प्राइमरीली ये चार यूज होते हैं। अभी ये एआई वगैरह आने से वो कुछ नया सजेशन दे दे और आप कुछ नया कर लो, वो अलग बात है। बट मोस्टली ट्रेडिशनली ये चार यूज होते हैं। ठीक है। ओके। तो कौन सा क्या होता है वो तो आई होप क्लियर ही है सभी को, लाइन ग्राफ में क्या होगा, बार ग्राफ में क्या होगा। एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डेटा, जो भी प्रेजेंटर है वो डिसाइड करता है कि इस टाइप का ग्राफिक मुझे यूज करना चाहिए
टू मेक दिस डेटा मोर अंडरस्टैंडेबल टू माई व्यूअर, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि जो प्रेजेंटर है उसका क्या माइंडसेट है उस समय, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो डेटा हमने लाइन ग्राफ में प्रेजेंट किया वो उसी तरीके से ही प्रेजेंट हो सकता था, राइट। उसको हम बार ग्राफ से भी प्रेजेंट कर सकते थे, फाइन, ठीक है। तो डेटा इस तरीके से आपके सामने आएगा, एक टेबल के फॉर्म में आए या कोई पाई चार्ट के फॉर्म में आए, तो डेटा होगा। उस डेटा के बेसिस पे अब आपके एग्जाम में क्या होगा, वो डेटा होगा इन द फॉर्म ऑफ एनी ऑफ दीज चार्ट्स, राइट। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा जो भी आपके सामने है उसके बेसिस पे चार पांच क्वेश्चंस होंगे, क्लियर है। तो आपको वो ग्राफ समझना है, वो चार्ट समझना है, एंड देन यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चन जो उसके पीछे हैं। तो जैसे आरसी होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बस वहां पे एक लंबा पैसेज होता है जो आपको पढ़ना होता है, यहाँ पे उसकी जगह पे डेटा है, उस डेटा को आपको समझना है कि इसमें क्या दिया है, एंड ऑन दैट बेसिस आपको वो क्वेश्चंस का आंसर करना है, ठीक है। तो नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशंस ही होंगे इसमें, कि कुछ परसेंटेज पूछ लिया या कुछ इंक्रीमेंट रिडक्शन पूछ लिया, राइट, या एवरेज पूछ लिया। तो वी विल सी विद सम एग्जांपल्स कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, राइट। तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा। इसमें देखिए कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, तो कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो आज तक आप लोग मैथ्स में पढ़ चुके हो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही यूज होते हैं। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू एनालाइज द डेटा, राइट। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन वन ओनली। तो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, तो ये फर्स्ट सेट है, राइट। आप इसको बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट सेट है, क्योंकि ये एक डेटा है, टेबल है, एंड उस टेबल में जो भी डेटा गिवन है उसके बेसिस पे हमें ये नीचे के फोर क्वेश्चंस आंसर करने हैं, राइट। सो दिस इज फर्स्ट सेट। तो ये है पेज 274, है ना, जो लोग बुक से देखना चाहें। तो नाउ व्हाट इज गिवन इन दिस टेबल, ये टेबल तो देख ही रहा है कि टेबल में कुछ डेटा गिवन है। तो व्हाट इज गिवन, द फॉलोइंग टेबल गिव्स ईयर वाइज एंड स्पोर्ट्स वाइज कैंडिडेट्स सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया इन ओलंपिक्स। तो ओलंपिक्स में हर साल कुछ ना कुछ सिलेक्शंस, कुछ ट्रायल्स होते रहते हैं, राइट। ओलंपिक्स तो हर साल नहीं होते हैं, बट उसमें कौन कंट्री को डिफरेंट स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करेगा उसके सिलेक्शंस होते रहते हैं, राइट। सो 2009, 10, 11 में सिलेक्शंस हुए, एंड डिफरेंट स्पोर्ट्स में कौन कितने प्लेयर्स सिलेक्ट हुए वो डेटा इधर गिवन है। तो 2009 में स्प्रिंट में 32 प्लेयर्स सिलेक्ट हुए, 2010 में 40 प्लेयर्स सिलेक्ट हुए, एंड सो ऑन। सो दैट इज हाउ द डेटा इज प्रेजेंटेड। समझ आ रहा है, ये टेबल समझ आ रहा है, टेबल में डेटा किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, राइट। सो इफ द टेबल इज क्लियर, तो आपको ये पूरा टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस, है ना। ये 16, 14, 22 ये सब पढ़ के कोई मतलब नहीं है। आप डायरेक्टली फिर क्वेश्चंस पे जा सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन द क्वेश्चन आप फिर उस स्पेसिफिक डेटा को ही टेबल में सर्च कर सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम द जेवलिन स्पोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड मोर देन 25% ऑफ द सिलेक्टेड स्पोर्ट्समैन, ठीक है। तो ये ईयर वाइज आपको डेटा सेलेक्ट डेटा आपको एनालाइज करना है। तो 4 ईयर की बात हो रही है, 9, 10, 11 एंड 12। तो 9, 10, 11, 12 क्या आंसर बोल रहा था सर, डी ऑप्शन। आंसर डी, अच्छा डी है, ठीक है। तो आंसर डी आया है, काफी लोग का तो डी ही होगा। जिनका नहीं आया या जिनको समझ में नहीं आया मैं उनको बता देता हूँ, जिनका हो गया है फर्स्ट क्वेश्चन वो लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ सॉल्व करें। सी है क्या, तो देख लेते हैं फिर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 9, 10, 11 और 12 में पहली बार ऐसा कब हुआ जब जेवलिन का जो सिलेक्शन है वो टोटल सिलेक्शन का 25% से ज्यादा हो गया, या 1/4 से ज्यादा हो गया, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये चारों साल का टोटल सिलेक्शन आपको काउंट करना है, नहीं तो व्हाट इज द टोटल सिलेक्शन ऑफ ऑल दीज 4 ईयर्स, 92, 128, 143 एंड 120, ये टोटल करके भी दिया हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पे इस टेबल में ये काम आपके लिए क्वेश्चन ने ही कर दिया। कभी कभी जब आपसे मेहनत करानी होगी तो ये लास्ट वाली रो हटा देंगे, तो फिर आपको इन सबको ऐड करना पड़ेगा, है ना। सो दैट विल कंज्यूम मोर ऑफ योर टाइम। बात समझ आ रही है ना। तो इस तरीके से एग्जामिनर आपसे मेहनत करवा सकता है। ठीक है। अभी ये क्वेश्चन इजी रखना था, तो ये टोटल करके भी दे दिया, सो दैट आप जल्दी सॉल्व कर पाए। बट इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को मुश्किल या आसान बना सकते हैं। राइट। सो टोटल इतने नंबर्स का 92 है, 128 है, 143 एंड 120 ये हुआ। तो 9 10 11 12 का टोटल आपके सामने है। अब आपको बस ये चेक करना है कि जेवलिन जेवलिन के जो 20 प्लेयर्स हैं, ये 92 के 1/4 से ज्यादा है या कम है। 92 का 1/4 कितना होगा? 23, है ना। नहीं याद आ रहा है तो सॉल्व करके देख लो, 23 आएगा। तो ये तो 20 ही हुआ, तो आई कैन से 20 इज लेस देन 25% ऑफ द टोटल सिलेक्शन। अपने को चाहिए था मोर देन। सो 2009 कैन नॉट बी दैट ईयर। 2010 होगा क्या? 128 का 1/4 कितना हुआ? 31। बट जेवलिन में कितने सिलेक्शंस हुए थे? 28, तो अगेन ये भी लेस हो गया। सो 2010 ऑल्सो इज रिजेक्टेड। 143 का 1/4 कितना होगा? 144 का 1/4 होगा 30, कितना 35 हो गया क्या? हाँ, 35 पॉइंट समथिंग, और ये 36 है। तो ये मोर देन 25% हो गया। समझ आ रहा है ना। सो दैट इज वाई आंसर इज सी। तो फर्स्ट टाइम ऐसा कब होगा? 2012 में भी हो रहा होगा, बट पहली बार तो 2011 में हुआ था। क्वेश्चन में लिखा है फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन विल दिस हैपन, है ना। बात समझ आ रही है। सो द आंसर इज सी, नॉट डी। सर वन हाँ। अच्छा हाँ ठीक है, समझ गया सॉरी। सो दैट इज हाउ वी हैव टू सॉल्व। तो ट्राई करिए आगे के क्वेश्चन 2 3 एंड 4। शॉर्ट पुट। मुझे नहीं आंसर पता है। ठीक है। तो वहां पर बुक है, तो बुक में पीछे आंसर्स दिए हैं। सेकंड डी, थर्ड ए। सेकंड का आंसर डी है। सभी का डी आ रहा है क्या? किसी का डाउट है? थर्ड का सी। थर्ड का सी आ रहा है। एक जन का ए आया। तो थर्ड देख लेते हैं चलो। इन विच ईयर द परसेंटेज ऑफ स्प्रिंटर स्पोर्ट्समैन वाज द हाईएस्ट? तो अगेन 9 10 11 12 ही हो रहे हैं। तो 9 में परसेंटेज ऑफ स्प्रिंटर्स कितना था? ये 92 है, ये 32 है। राइट। सो परसेंटेज कितना होगा पता नहीं। ये 128, ये 40। परसेंटेज कितना होगा? कैसे करेंगे? 143 एंड, हाँ जी। हाँ, वेरी गुड। हम्म। तो देखिए ये कर सकते हैं। ये 32 है, ये 92 है। अगर 32 एंड 96 होता तो ये 1/3 हो जाता। ये 32 1/3 होता मीन्स 33.33% हो जाता। राइट। अब ये 32/92 है, तो स्लाइटली मोर देन 33.33% है ना। स्लाइटली मोर देन 33.33%, इतना समझ आया। ठीक है। अभी हम एस्टिमेट से ही काम चलाते हैं, अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा तो फिर कर लेंगे अंत में। फाइन, बट फॉर नाउ वी विल कंटिन्यू विद एस्टिमेट्स। ये 40 है, ये 128 है। तो 40/120 होता तो 1/3 होता, 33.33% होता। अब ये 120 से भी बड़ा है, मतलब ये लेस हो गया। इट इज लेस देन 33.33%, है ना। क्या? क्या बोल रहे हैं? ये 2009 एंड 2010 का कैलकुलेशन समझ आया क्या?
हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया है, बट एस्टिमेट ही कर रहे हैं अभी तक। फाइन। तो ए 33.33 से बड़ा है, बी छोटा है। नाउ लेट अस कम टू सी। ये 143 है और ये 50 है। तो 50 एंड 150 होता तो ये 33.33 होता, अभी ये 50 एंड 143 है। तो ये अगेन 33.33 से बड़ा है ना। सो दिस इज अगेन मोर देन 33.33, एंड 2012 में ये 13 120 है। तो ये तो 25% ही हो गया। तो ये तो बहुत ही छोटा हो गया। तो बी एंड डी तो कतई नहीं हो सकते। सर ऑप्शन सी। हाँ। तो अब आपको बस 2009 एंड 2011 के ऑप्शंस को कंपेयर करना है। ठीक है, सो वी कैन कंपेयर दैट। बात समझ आ रहा है? तो इनके लिए आप एग्जैक्ट कैलकुलेशंस कर लें चाहे, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं। अब 2009 के लिए क्या होगा, 32/92, एंड 2011 के लिए क्या होगा, 50 ठीक है। 92, 1.5। तो इन दोनों का आप नॉर्मल कैलकुलेशन करके देख लो कौन सा बड़ा आता है। इसमें अभी बस इतना ही करना पड़ेगा। सर सही सी आएगा। वाले का 34.9 है, ए वाले का 34.7 है। हाँ। तो सी का 34.9 आया, तो इतना क्लोज कैलकुलेशन है, तो फिर आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। उसमें अब आप एस्टिमेशंस नहीं कर सकते हैं, राइट। 34.8 आ रहा है, बट ए। हाँ। तो समझ रहे हैं ना, बहुत क्लोज कैलकुलेशन आ गया इधर। इट इज 34.7 ए में, एंड सी में 34.8। तो सी फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया, दैट इज वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब इतना क्लोज अगर नंबर है तो आप कोई एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। बट फिर भी हमने एस्टिमेट करके दो ऑप्शंस तो रिजेक्ट कर दिए है ना, वो हमें कैलकुलेट नहीं करने पड़े। 4/96, 96 कहाँ से आया? अच्छा। मैं समझा नहीं। यहाँ पे आपने किया 4/96, ये क्या किया इसका? बट ये नंबर कैसे आ रहा है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पे क्या करेगा, 7/150? फिर उससे वो भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा तो। हम्म। हम्म। ठीक है, चलो कर लो। ठीक। तो थर्ड हो गया। फोर्थ का आंसर समझ आ रही है? फोर्थ में किसी का डाउट है? एनी डाउट इन फोर्थ? फॉर विच स्पोर्ट्स the for which sport the total selection for all the 6 years is closest to the total selection for any year? तो देखिए, अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से मेहनत करा दिया लोग ने। ये जो चार स्पोर्ट्स हैं, इन चारों स्पोर्ट्स का आपको टोटल सिलेक्शन ऑफ ऑल द ईयर्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो लॉन्ग जंप में टोटल सिलेक्शन कितना होगा, सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स, राइट। तो क्या है, एक बार ऐड करके बताओ जिन्होंने किया है। हम्म। हाँ। 212 लॉन्ग जंप का। शॉर्ट पुट का। हाँ। 76। पोल वोल्ट का 142। एंड जेवलिन का 234। ठीक है। तो अभी देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज
फॉर विच स्पोर्ट द टोटल सिलेक्शन फॉर ऑल द 6 years इज क्लोजेस्ट टू द टोटल सिलेक्शन फॉर एनी ईयर। तो ये चारों स्पोर्ट का टोटल सिलेक्शन ऑफ ऑल द 6 years हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें बस इन चारों नंबर्स को कंपेयर करना है इन 6 नंबर्स के साथ। ठीक है। सर ये 212 किसका लिखा है आपने? सर पोल वोल्ट, स्प्रिंट का तो चाहिए ही नहीं। सर पोल वॉल्ट का होएगा। लॉन्ग जंप का कितना है? 111। ठीक है। तो अभी देखिए आपने कैलकुलेट किया, बहुत अच्छी बात है। बट क्योंकि हम लोग क्लास में बैठे हैं, टाइम वेस्ट का कोई ज्यादा टेंशन नहीं है इसके लिए। बट अगर आपने ये स्प्रिंट और बाकी का भी कैलकुलेशन कर लिया, एडिशन किया, तो वो फिर टाइम वेस्ट किया आपने, क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं था। ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा सा अवेयरनेस रखनी पड़ेगी क्वेश्चन कॉल सॉल्व करते समय, कि अगर ये चार ही रिक्वायर्ड है ऑप्शन में, ये चार ही गिवन है, तो इनके टोटल करें, बाकी का ना करें। है ना। तो अब आपको ये चार नंबर्स का कंपैरिजन करना है। ये 76 है। ये चार नंबर्स का कंपैरिजन किसके साथ करना है? ये 6 नंबर्स के साथ। तो ये 111 पोल इनमें वोल्ट किसी के भी साथ क्लोजेस्ट है? नहीं है। 142 143 और 144 के क्लोजेस्ट सबसे टू क्लोज। 143। बाकी कोई भी नंबर 76 तो है ही नहीं, 234 भी है ही नहीं। तो 142 एंड 143 दे आर वेरी क्लोज। तो वी कैन से पोल वॉल्ट में ऐसा था कि टोटल 6 years का सिलेक्शन एक कोई भी साल के टोटल सिलेक्शंस के ऑलमोस्ट इक्वल था। सो दैट वाज डी, ऑप्शन डी। ठीक है। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी। सो दैट इज हाउ वी सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो ये काफी इजी था, है ना। बट इस तरीके से आपको टाइम सेविंग करना है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, वो आपको समझना है। ठीक है। तो अननेसेसरी कैलकुलेशंस से बचना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना। तो जैसे यहाँ पे आपने ये 2-3 रोज को एडिशनली ऐड कर दिया, दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। हाँ, फिर वो एक चैप्टर 20 मार्क का है। बस वही कर लेने का अब तो, है ना। हाँ। हाँ, डीआई के एक सेट में 3 या 4 क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो देर विल बी 5 to 6 सेट्स। ठीक है। ये देखते हैं।
देखो मैं अपने बुक में देखो। ठीक है, तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जिसमें आपको टोटल करना पड़ेगा। हाँ भाई, समझ आ रहा है क्या? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल एमपी प्रोडक्शन टू द टोटल बिहार प्रोडक्शन? हाँ हाँ, एमपी का टोटल प्रोडक्शन मतलब ये इसका सम, एंड बिहार का मतलब इसका सम। ठीक है। 18th डाउट है, ठीक है बताता हूँ। क्या बोल रहा है 15 का तो? Which state has shown maximum percentage increase in the production of food grains? मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज, हाँ तो क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, तो सही है। 14 15 में किसी का डाउट है क्या? दो सर। ओके। विच स्टेट हैज शोन मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज, तो परसेंटेज इंक्रीज आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर आपको समझ लो यूपी का 2013 का परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट करना है, तो यूपी में 2013 में 3540 क्या टन्स का प्रोडक्शन हुआ मान लेते हैं, है ना? इसमें ऐसा मेंशन नहीं कि टन में है कि केजी में है, बट एक पूरे स्टेट का प्रोडक्शन है तो इट मस्ट बी इन टन्स। तो 3540 टन का प्रोडक्शन हुआ। सो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीमेंट? तो परसेंटेज इंक्रीमेंट के लिए वी विल लुक एट द सबट्रैक्ट थ्री प्रीवियस टू ईयर का प्रोडक्शन, 3213।
तो दोनों में कितना डिफरेंस है? ऑलमोस्ट 300 का डिफरेंस है। तो मैं बस एस्टिमेट कैलकुलेट कर रहा हूं। तो 300 का डिफरेंस है दोनों में, तो 300 इंक्रीमेंट हुआ यहां से यहां में। सो परसेंटेज इंक्रीमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? चेंज, दैट मींस इंक्रीमेंट अपॉन इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या था? लास्ट ईयर का प्रोडक्शन, दैट इज 3213 इन 200। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 1/11 हो गया, तो ये 9.09% के आसपास आएगा एस्टिमेशन, है ना। 3 है और नीचे 3300 के आसपास एक नंबर है, तो ये 9.09% से थोड़ा ज्यादा होगा। बात समझ आ रही है? मैं वो बता रहा हूँ। तो 15 का इस तरीके से आपको एस्टिमेशन करना है। MP 2012, तो 2012 में यहाँ पे जो इंक्रीमेंट आया ये ऑलमोस्ट 1100 1100। का आया। तो तो ये 1100 अपॉन ये 2400, तो ये 1/2 है, तो ये ऑलमोस्ट 50% से थोड़ा कम होगा। तो ये तो 10% के आसपास था, ये 50% हो रहा है। राइट, तो बस आपको ये चेक करना है कि इन दोनों में 50 से तो ज्यादा नहीं है। तो यूपी का 2015 इज 3200 700। से 3900, तो 700 हुआ। 700 अपॉन 3200 करेंगे तो ये 25% से भी कम आएगा। समझ आ रहा है ना? 7/28 होता तो ही 25% होता, अभी तो ये 32 आएगा, तो 25 से भी कम हो जाएगा। क्लियर है? एंड सिमिलरली लास्ट में है क्या? बिहार। बिहार का 2014, तो इन दोनों में डिफरेंस आया 800 के आसपास। नेगेटिव। तो 8/4, ये तो नेगेटिव हो गया। राइट, तो ये तो नेगेटिव है, तो इंक्रीमेंट है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। सो MP का मैक्सिमम प्रोडक्शन आ गया। ठीक है, कोई डाउट है क्या? सर हाँ। सर इसमें खाली सब्ट्रैक्शन करे तो चलता है, मीन परसेंटेज फाइंड ना करे तो भी वी कैन गेट द आंसर? नहीं नहीं, सिर्फ सब्ट्रैक्शन से इस क्वेश्चन में हो रहा है, हर क्वेश्चन में हो जाएगा वैसा जरूरी नहीं है। यस। ठीक है, इन दिस केस जो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट था वो भी मैक्सिमम इधर ही था। दैट इज वाई इट इज एप्लीकेबल इन दिस क्वेश्चन, बट यहाँ पे पूछा तो परसेंटेज इंक्रीमेंट ही है, तो हर क्वेश्चन में वैसा चलेगा वैसा हम नहीं बोल सकते। यस सर। ठीक है, यस। अगर समझ लो कहीं पे 6 and 10 होता, प्रीवियस ईयर का 6 एंड न्यू ईयर का 10, तो यहाँ पे डिफरेंस तो 4 ही आएगा, 400 आएगा मान लेते हैं, ये 600 और ये 1000 होता। ठीक है, तो डिफरेंस तो 400 ही होता, बट परसेंटेज में तो बहुत ज्यादा हो जाता ना ये। बात समझ आ रही है? ये 66.66% हो जाता। क्लियर है? सो ऑल दो दिस इंक्रीमेंट वॉज लेस, वहां पे तो 800 का था, बट ये यहाँ पे डिनोमिनेटर भी छोटा था ना, दैट इज वाई परसेंटेज वॉज हाई। ठीक यस है, सर। तो यस। हर बार वैसा जरूर चलेगा वैसा जरूरी नहीं है, इन दिस केस इट वर्कड, तो कोई बात नहीं। हाँ भाई, 17 18 में कोई डाउट है क्या? 18 17, ठीक है, तो 17 and 18 देख लेते हैं। What is the average production of food grains in any of the three states? In any of the three states. ये आई थिंक क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही रॉन्ग है। सर टोटल का होएगा कुछ, क्या? या एवरेज गलती से लिख दिया होगा, टोटल होएगा कि किसका होगा? हाँ वही, मतलब एवरेज की जगह टोटल भी होगा, और तो भी एनी ऑफ द थ्री स्टेट्स, मतलब किसका पूछ रहे हैं? ये टोटल होगा। फूड ग्रेन्स इन एनी ऑफ द थ्री स्टेट्स। सर तो तीनों का टोटल करके जिसका सबसे क्लोजेस्ट हो वो कर दे, जो मतलब। हाँ, बट स्टिल ये कोई तरीका नहीं हुआ ना क्वेश्चन पूछने का, इसमें कुछ मिस्टेक है, 17 क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ठीक है, इसका फ्रेमिंग रॉन्ग है। 18th देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन आप एक बार क्रॉस कर दो। ठीक है, सो व्हाट इज द, हाँ हाँ हाँ, व्हाट इज द कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ MP? अच्छा, तो देखिए 18th क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम लोग फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं क्लास में।
बट आप लोग ने शायद इकोनॉमिक्स में या अकाउंट्स में पढ़ा हुआ होगा। CAGR पढ़ा है? CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। मैथ्स में पढ़ा है सर। अच्छा, मैथ्स में ही पढ़ा है क्या? सब बस। तो ठीक है। तो देखिए, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ हमें बताना है एमपी का। तो एमपी के लिए आपको क्या देखना है? एमपी का आपको सिर्फ 2 साल का डेटा देखना है, एक स्टार्टिंग का और एक लास्ट का। बीच में क्या प्रोडक्शन है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, राइट? और ये कितने ईयर्स हैं? 1, 2, 3 एंड 4, 4 साल है। ठीक है, 4 बार इंक्रीमेंट होगा, मतलब 11 to 15, फोर फोर टाइम्स इंक्रीमेंट होगा। 11 तो है ही, 12, 13, 14, 15। क्लियर है? 11 से स्टार्ट हो रहा है तो 11 to 12 एक बार इंक्रीमेंट हुआ, 12 to 13 एक और बार इंक्रीमेंट हुआ, देन 14 एंड देन 15। ठीक है, तो देर आर 4 इंक्रीमेंट्स। बात समझ आ रही है? तो अभी देखिए, इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन का कि 2011 में एमपी का प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स था 2450। अब हर साल अगर ये आप अज्यूम कर लो कि इक्वल इंक्रीमेंट होता है, दैट इज R%। ठीक है, हर साल अगर ये इतना ही इंक्रीमेंट हो तो 2012 में कुछ आएगा नंबर, फिर वैसे ही फिर से R% इंक्रीमेंट हुआ तो 2013 में कुछ नंबर आएगा, फिर वैसा ही इंक्रीमेंट हुआ R% फिर से, तो 2014 में कुछ नंबर आएगा, एंड देन 2015 में भी वैसा ही R% इंक्रीमेंट हुआ तो 2015 में भी एक नंबर आएगा, एंड दैट नंबर शुड बी 3875, 2015 का नंबर। क्लियर है? तो ऐसे R% के इक्वल इंक्रीमेंट्स अगर हर साल हो 4 साल तक, एंड इवेंचुअली 2450 से यहां तक हम पहुंच जाएं, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ R? ये पूछा गया है। दैट इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो बेसिकली हम लोग जो कंपाउंड इंटरेस्ट में करते हैं मोरलेस वही है, राइट? ये इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू है, एंड 4 साल तक R% का इंक्रीमेंट हुआ है। क्वेश्चन समझ आ गया? सॉल्व कैसे करेंगे वो तो ठीक है, बट पूछ क्या रहे हैं वो तो समझ आ रहा है ना? ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीमेंट? 2450 से अगर 3875 हुआ तो परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना है? हाँ, तो डिफरेंस कितना हुआ? 1425 डिवाइडेड बाई इनिशियल नंबर है 2450 इंटू 100। ठीक है, तो दिस इज द परसेंटेज इंक्रीमेंट। तो एस्टिमेशन के लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि ये 1500/2500 है इंटू 100, सो दैट इज 60%। ठीक है, तो 4 साल में 60% इंक्रीमेंट हुआ। अगर एस्टिमेट करना हो तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इसका सिंपल इंक्रीमेंट होता तो 15-15% के 4 इंक्रीमेंट हो जाते। ठीक है, बट ये क्योंकि कंपाउंडेड है तो वो 15 से थोड़ा तो कम होगा, जो कि वो जो इंक्रीमेंट हुआ है प्रीवियस ईयर में उसके ऊपर भी फर्दर इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 15 से थोड़ा कम होगा बट बहुत कम नहीं हो सकता, राइट? तो दैट मीन्स इट हैज टू बी 12%। अब क्योंकि यहाँ पे जो परसेंटेज के नंबर्स हैं वो बहुत फार अपार्ट हैं, तो दैट इज वाई वी कैन मेक दिस एस्टिमेट। अदरवाइज तो आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो 4 साल के लिए करना थोड़ा कम पॉसिबल है ना? हाँ, क्या ये जो 60 आया वो 6 आता? हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शंस ये, अगर ये 12 है इसके साथ 11 भी होता फिर मैं नहीं कर सकता था ऐसा। इसी एग्जाम्पल में मैं बता देता हूँ। अब क्योंकि यहाँ पे 12 है और एक और ऑप्शन होता बाजू वाला 11.5 या 11, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि ये 12 और बाकी सारे बहुत छोटे हैं, दैट इज वाई आई कुड डू दैट। समझ आया? तो हाँ, तो सर उसके लिए फिर कोई शॉर्टकट नहीं है, फिर कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा। अब आप मैन्युअली नहीं कर सकते हो। ठीक है। सर हाँ इसमें मैं ये पूछा था, ये तो हमने डिफरेंस लेके किया कि दोनों ईयर का डिफरेंस से किया ना। हाँ, सर हम इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के भी करें तो हो जाए? बट उसमें भी इवेंचुअली तो डिफरेंस लेना ही पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओगे तो ए फर्स्ट, इज इक्वल टू पी टाइम्स 1 + R/100 अपॉन हाँ एन। वो तो ठीक है, 2450 इनिशियल है, 4 साल तक R% से बढ़ा तो 1 + R/100 होल रेज टू 4 हो गया, एंड नाउ दैट शुड बी द फाइनल वैल्यू विच इज 38, कितना है, 75।
है ना? हाँ, तो अब आप बताओ, अब आगे क्या करोगे? सर यहाँ अभी से इसको पहले वो डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किया, फिर वो हाँ, रूट फोर। 1 + r/100 दैट इज 3875 अपॉन 2450। अब ये कैंसिल होता है क्या? 25 से कैंसिल हो जाएगा, चलो। वन कितना आ रहा है? सर अप्रोक्सीमेटली 1.58 होएगा। 1.58। हाँ डिवीजन। फ्रैक्शन में कितना आ रहा था? 49/30। फ्रैक्शन में आ रहा है 49/30। फोर्थ रूट। तो इसको 50/30 तो 1.66 कर सकते हैं। अब उसके बाद वापस वही प्रॉब्लम आ गया, पावर 4 है यहाँ पे। तो 1 + r/100 होल रेज टू 4 इज 1.6 ले लिया, चलो अपन ने। ठीक है, तो 1.6 का अब आप पावर 4, 1/4 पावर कैसे कैलकुलेट करोगे? तो अभी फिर से 1425 बाई। हाँ, तो मैं तो वही तो बोला, एस्टिमेट ही करने के करके आएगा। अब यहाँ पे ये 1.6 की फोर्थ रूट कैलकुलेट करना है। अगेन यहाँ पे एस्टिमेशन करना ही पड़ेगा, आपको एग्जैक्ट फोर्थ रूट तो मिलेगा नहीं। बात समझ आ रही है ना? अगेन यू हैव टू मेक सम एस्टिमेशंस हेयर, यू कैन नॉट गेट द एग्जैक्ट फोर्थ रूट, क्योंकि वो आपको कैलकुलेट करना आता ही नहीं है। या तो कैलसी हो आपके पास, ठीक है, अदरवाइज आपको अगेन एस्टिमेट करना है, तो जो हमने ऊपर एस्टिमेट किया था वही ठीक था फिर। क्लियर है बात? तो ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो वहां पे या तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको कुछ सपोर्ट दिया जाएगा, या तो यहाँ पे ही एक दे दे बाजू में कि अगर आपका ये स्टेप आए पावर 4 तो उसका वैल्यू ये होगा। है ना, बहुत बार ऐसा भी दे दिया जाता है। ठीक है, इफ दैट इज नॉट गिवन तो ऑप्शंस ही ऐसे होंगे कि आप इजीली एस्टिमेट कर सकते हो। है ना? अदरवाइज तो फिर वो क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पाएगा। तो आई होप CAGR क्या होता है ये क्लियर है सभी को, है ना? CAGR में यू हैव टू ओनली चेक द इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल, बीच में जो भी वैल्यूज हैं दे बिकम इममटेरियल। ठीक है, तो अभी जो दो क्वेश्चंस हमने देखे देवर बोथ बेस्ड ऑन टेबल्स, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, हाँ। हाँ, तो इसके लिए 15 आंसर नहीं लिखा ना, उसको कम किया ना। उस ऐसे सिंपल वाले से तो 15 आ रहा था आंसर। तो फिर कैलकुलेशन करने के लिए आपको डिवाइस चाहिए विच इज कॉल्ड कैलसी, या फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। और कैलसी भी आई थिंक जनरल कैलसी में तो पावर 4 होगा भी नहीं ना। ये जनरल कैलसी में 1.6 का स्क्वायर रूट 2 बार करना पड़ेगा। हाँ, ये देखते हैं। क्या बोल रहे हो, 10,000? ना, ये तो स्केल है बस, दिस इज जस्ट स्केल। 10,000 का कोई कनेक्शन नहीं इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो इतना डिफरेंस है, मतलब 2,000 स्टूडेंट है उसमें, तो ये स्केल है 2046। समझ आया? तो देखिए, ये ग्राफ में एक दो चीजें मैं बोल देता हूं पहले, सुन लो। यहाँ पे दो लाइंस गिवन है, वन लाइन रिप्रेजेंट्स अपीयर्ड स्टूडेंट्स एंड सेकंड लाइन रिप्रेजेंट्स सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सुन लो सुन लो। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपको, अगर ब्लैक एंड व्हाइट ग्राफ है तो इस तरीके से वो लाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए ऐसे कुछ सिंबल्स बनाए जाते हैं उस पे,
सो दैट यू कैन डिस्टिंग्विश कि कौन सी लाइन क्या शो कर रही है। अगर कलर्ड ग्राफ है तो ये दोनों, ये जो लाइंस है दोनों, उनका कलर अलग अलग होगा, और फिर आपको यहाँ पे ऐसा बता दिया जाएगा कि रेड लाइन शोज अपीयर्ड स्टूडेंट्स, राइट, एंड ब्लैक लाइन शोज सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कलर कोडिंग भी हो जाती है, क्योंकि स्क्रीन पे आपका एक एग्जाम आएगा जहाँ पे कलर्स शो करना पॉसिबल है, तो कलर कोडिंग भी हो सकती है। जब पेपर बेस्ड एग्जाम हुआ करते थे तब तो ब्लैक एंड व्हाइट ही होता था। ठीक है, तो तब इस तरीके से सिंबल्स आते थे। बात समझ आ रही है? तो नाउ यू कैन हैव दिस सिमिलर इंफॉर्मेशन इन टू डिफरेंट वेज, ऐसे सिंबल्स के फॉर्म में या कलर के फॉर्म में। ठीक है, क्या फर्स्ट का सी है चाइना। फर्स्ट का सी। सी आ रहा है? चाइना। अच्छा, एक इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज देयर बीन द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सिलेक्शंस इन द ओलंपियाड। तो ये 4 रीजन्स की बात हो रही है, नहीं 3 रीजन्स की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखो, एक इन्होंने ऑप्शन दे दिया घटिया वाला, नन ऑफ दीज, राइट। तो बिकॉज ऑफ दिस थर्ड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज, आपको सभी रीजन्स का कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इन 3 का ही चेक किया और इसमें एक जो मैक्सिमम आ गया वही मैक्सिमम है। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है कि चाइना से ज्यादा भी किसी रीजन का हो जो इधर मेंशन्ड ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना? जब ये 4 ही नाम लिखे होते, मान लो यहाँ पे एक यूरोप लिखा होता, तो फिर आप इन 4 का ही कैलकुलेट कर लेते और उन 4 में जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम हो जाता। बट अभी यहाँ पे नन ऑफ दीज लिखने से इन्होंने कहानी थोड़ी सी चेंज कर दी। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट फॉर ऑल। हाँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि ये मिस्टेक कहीं और हो सकती है, यहाँ पे हो सकता है चाइना ही आंसर हो, बट दिस मिस्टेक कैन हैपन इन एनी अदर क्वेश्चन, जहां पे आपने ये सोचा कि इन 3 में तो मैक्सिमम यही आ रहा है, सो दिस हैज टू बी द मैक्सिमम, बट वो नहीं भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? ठीक है, सो नाउ लेट अस चेक कि किसका इन 3 में किसका मैक्सिमम है। तो देखिए, चाइना के केस में क्या है, चाइना में 6200 लोग सिलेक्टेड है एंड 6300 अपीयर हुए थे। ठीक है, तो चाइना में अपीयर का नंबर 6300 है, सिलेक्टेड का नंबर 6200 है। अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा तो लॉजिक सेज कि अपीयर का नंबर तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा, जितने लोग अपीयर हो रहे हैं उससे थोड़े कम ही सिलेक्ट हो सकते हैं, है ना भाई, राइट। बाकी दोनों कंट्रीज में, यूके एंड यूएसए में, यूके में जो डिफरेंस है वो 200 का है, एंड यूएसए में जो डिफरेंस है वो अगेन 100 का ही है। तो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज देयर बीन द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सिलेक्शंस। तो परसेंटेज ऑफ सिलेक्शंस तो फिर यूएसए में हो गया ना। हाँ, तो उतना भी करने की क्या जरूरत है, दोनों में डिफरेंस 100 है, राइट। तो 100/4600 होगा यूएसए का, और 100/6300 होगा इसका, चाइना का। तो ऑब्वियसली ये डिनोमिनेटर छोटा है तो ये नंबर बड़ा होगा। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सिलेक्शंस, हाँ। अच्छा, परसेंटेज ऑफ सिलेक्शंस है ना, रुको, इस 100 का काम थोड़ी आएगा। सिलेक्शंस कितने हैं? 6200 डिवाइड बाई 6300, हाँ, इंटू 100, और यहाँ पे 4500 डिवाइड बाई 4600। ठीक है, सो दिस इज द परसेंटेज ऑफ सिलेक्शंस। तो इंटू 100 एक बार हटा देते हैं, दोनों में ही आएगा, ये जीरोस भी हटा देते हैं, राइट। सो वी हैव 45/46 एंड 62/63। इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा? 62/63। 62/63 इज लार्ज, है ना। ठीक है, अगर इसमें किसी का डाउट है कि 62/63 क्यों बड़ा होगा, तो इसका सिंपल लॉजिक है, आप ऐसा समझ लो, अगर आप 1/2 लें, सुन ले, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, राइट, ये सभी नंबर्स हैं, इन सबको आप इजीली डेसिमल में लिख सकते हैं। तो ये 0.5 है, ये 2/3 मीन 0.66 है, ये 0.75 है, और ये 0.8 है।
आप आगे और लिखोगे 5/6 तो वो और बड़ा हो जाएगा, 0.83 हो जाएगा। क्लियर है? तो जैसे जैसे आप दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करते जा रहे हो वैसे वैसे नंबर बढ़ता जा रहा है। ठीक है। 1/2 था, आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 1 ऐड किया तो 2/3 हो गया। फिर से दोनों तरफ 1 ऐड किया तो 3/4 हुआ, 0.75 हो गया। फिर से दोनों तरफ 1 ऐड किया तो 0.8 हो गया। तो यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है। 45/46 है, दोनों तरफ आपने 17 ऐड किया तो नया फ्रैक्शन आया। तो जब सेम नंबर ऐड किया आपने, नया फ्रैक्शन आया, तो दैट न्यू फ्रैक्शन विल बी मोर देन द ओल्ड फ्रैक्शन। ठीक है। तो ये जो नया फ्रैक्शन है वो पुराने फ्रैक्शन से बड़ा होगा। वो जो लॉजिक यहाँ पे एप्लीकेबल है वही यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। क्लियर है बात? सो दैट इज वाई वी कैन कंक्लूड कि चाइना यूएसए से बड़ा होगा। ठीक है, सर बाकी कंट्रीज का भी। हाँ। सर मेरे को एक ये डाउट आया अभी हाँ। कि उसमें पूछा है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन इन द ओलंपियाड। तो ये हाँ। ओलंपियाड तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ही हो रहा है। तो हाँ। सर इसका अफ्रीका हो सकता है आंसर, क्योंकि एक ही जगह से 80 to 100 मैक्सिमम लोग सिलेक्ट हुए थे। अपीयरेंस का कुछ नहीं है, क्योंकि अगला क्वेश्चन रेशियो का पूछ रहा है तो सेम हो जाता है। तो अफ्रीका में 82/100/8800 होगा ना? नहीं सर, ये नहीं। फिर वो फिर मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन है तो सर इंडिविजुअल सिलेक्शन अपॉन टोटल पीपल सिलेक्टेड होएगा ना। हर रीजन से ये सिलेक्टेड है अगर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस हैज देयर बीन द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सिलेक्शंस? फिर तो मतलब एक ओलंपियाड में सिलेक्ट हो फिर रहे तो बच्चे। नहीं नहीं, फिर वैसा नहीं होगा। फिर तो जो मैक्सिमम नंबर है वही मैक्सिमम परसेंटेज हो जाएगा। वो नहीं है। ये है कि हर कंट्री से कितने परसेंट स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। हर कंट्री से कितने परसेंट स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं और उसमें कौन सा कंट्री का मैक्सिमम परसेंटेज है फिर। सर ठीक है। तो जो तुम बोल रहे हो वो ऐसा, उसमें ये पॉइंट ही नहीं आएगा। उसमें तो ऐसा हो जाएगा कि विच आउट ऑफ द हैज टोटल देयर बीन। सिलेक्शंस। तो सर वही तो पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज देयर बीन द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सिलेक्शंस। कौन से रीजन से सबसे ज्यादा लोग सिलेक्ट, परसेंटेज ऑफ लोग सिलेक्ट हुए। तो कौन से रीजन में हुए ना, तो मतलब कौन ये से रीजन से ओवरऑल में सिलेक्ट हुए ना। ओवरऑल नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस है। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि इंडिया में जितने भी लोगों ने अप्लाई किया उनमें से कितने परसेंट लोग सिलेक्ट हुए। सर यूएसए में जितने भी जन ने अप्लाई किया उसमें से कितने परसेंट लोग सिलेक्ट हुए। मैं सर तुम्हारा इंटरप्रिटेशन भी समझ गया कि टोटल जो भी सिलेक्शन है पूरे वर्ल्ड का, उस तो सेकंड टोटल क्वेश्चन भी फिर सिलेक्शन में हमारा सेम सेम ही हो गया ना सर। तो क्या सेकंड क्वेश्चन भी फिर सेम हो गया, अपीयर्ड और सिलेक्टेड का रेशियो। appear to selected ratio was maximum in appeared to selected वो ratio। जो अभी हम कर रहे हैं 62/63 हाँ, वो वो उसका तो। रेसिप्रोकल हो गया। अपीयर्ड सिलेक्टेड रेशियो, यहाँ पे ऊपर सिलेक्टेड अपीयर्ड था, यहाँ पे हम्म। अपीयर्ड सिलेक्टेड, उसका रेसिप्रोकल हो गया। ठीक। है ना? तो एग्जैक्ट सेम नहीं है, उसके रेसिप्रोकल है। ठीक है। सो अपीयर्ड सिलेक्टेड रेशियो वाज मैक्सिमम इन, तो चाइना में ये मिनिमम हो जाएगा अपीयर्ड सिलेक्टेड रेशियो। यस। हाँ। तो मैक्सिमम कहाँ हो जाएगा फिर आप वो चेक कर सकते हो। हम्म। 25 बताना है। सर तो ये इंडिया हो गया 23 का।
इंडिया है क्या? यस सर। ठीक है। उसका 1.08:1 हो गया और अच्छा। बाकी सबका उससे कम है। ठीक है। हाँ। 95 पॉइंट समथिंग आ रहा है। नहीं तो 95 ही कर देंगे। व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स? हाँ तो 95 चलेगा। टोटल नहीं। सिलेक्टेड अपॉन टोटल अपीयर्ड कर देंगे सर। हाँ, टोटल सिलेक्टेड अपॉन टोटल अपीयर्ड। तो 24 में आपको क्या करना है? टोटल सिलेक्टेड मीन्स ये जो नीचे वाली रो है, ये नीचे वाली रो का सम एंड ऊपर वाले रो का सम, ये दोनों करना है। तो टोटल सिलेक्टेड ये होगा, टोटल अपीयर्ड ये होगा। सो एवरेज परसेंटेज ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स विल बी टोटल सिलेक्टेड अपॉन टोटल अपीयर्ड। ठीक है। 20। तो जो सिलेक्ट नहीं हुआ है अपॉन जो टोटल एप्लीकेशन तो 5%। हाँ तो फिर वो सब ट्रैक कर देंगे 100 में। हाँ, सही है, बढ़िया। ठीक है। तो इसमें आप ये उल्टा कर सकते हैं। क्वेश्चन 24 में इंस्टेड ऑफ एडिंग ऑल ऑफ देम, ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं, ऊपर वाले तो आपको ऐड करने ही पड़ेंगे, बट इंस्टेड ऑफ एडिंग दीज नंबर्स 46 45, आप इसका डिफरेंस ले लो। तो ये 400 होगा, ये 100 होगा, ये 200 होगा, ये 100 होगा, ये 400 होगा, और ये कितना होगा, ये आई थिंक 600 है ना? तो इन सब का एडिशन इजी है। इन सबको ऐड करके फिर परसेंटेज कैलकुलेट करना है एज कंपेयर टू दीज नंबर्स, वो भी थोड़ा इजी पड़ेगा। एंड ये जो नंबर आएगा ये होगा परसेंटेज ऑफ रिजेक्शंस। तो 100 में से वो कैलकुलेट कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो परसेंटेज ऑफ सिलेक्शंस आ जाएगा। ठीक है। किसका? ये नंबर क्या चीज का है? उन लोग का जो सिलेक्ट नहीं हुए, मतलब जो रिजेक्ट हो गए। तो अगर आप इसको क्या ऐड कर दो और उसको टोटल एप्लीकेशन से डिवाइड कर दो और इनटू 100 कर दो तो परसेंटेज ऑफ रिजेक्शंस आ जाएगा। उस परसेंटेज ऑफ रिजेक्शंस को 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो परसेंटेज ऑफ सिलेक्शंस आ जाएगा। हाँ तो फिर नॉन ऑफ दिस। 95 में भी 0.5 के भी नीचे रहना चाहिए 95। हाँ तो बस ठीक है। 25, द डिफरेंस ऑफ एवरेज नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स एंड द एवरेज नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स वाज। तो एवरेज नंबर, इसमें देखो यहाँ पे कहीं परसेंटेज नहीं है इन दिस क्वेश्चन 25, देर इज नो परसेंटेज इन्वॉल्व, राइट? तो आपको क्या करना है, एवरेज नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स, तो जो ऊपर वाली रो है उसके सभी नंबर्स का एवरेज करना है, तो दैट विल बी एवरेज नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सिमिलरली नीचे वाली रो के सभी नंबर्स का एवरेज लेना है, तो दैट विल बी एवरेज नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। हाँ ठीक है। हाँ तो आपको टोटल तो इनका करना ही है, इसका और इसका। ये जो भी टोटल आएगा, या तो उस टोटल को आप 6 से डिवाइड करके फिर इनका डिफरेंस ले लें दोनों नंबर्स का, या फिर पहले डिफरेंस लेके फिर 6 से डिवाइड कर लें, राइट? तो पहले डिफरेंस लेके फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन एक ही बार करना पड़ेगा, अदरवाइज 2 बार करना पड़ेगा। सर ठीक है, बट करना है सर। सर हाँ। हाँ बोलिए। सर इसमें हम वो रिजेक्शन वाले कर सकते हैं, आपने जो अभी दिखाया वो? हाँ तो इसमें भी अभी जो हमने रिजेक्शन वाला देखा, वो रिजेक्शन वाला ऐड करके 6 से डिवाइड कर दो तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ। हाँ तो अभी जो हमने लिखा था यहाँ पे रिजेक्शन वाला, वो बेसिकली डिफरेंस आ ही रहा है, उन सबको ऐड कर दो तो डिफरेंस आ गया डायरेक्टली, और उसको 6 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ गया। ठीक है। 26 में किसी का डाउट है? द नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम अफ्रीका इज हाउ मच परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम द यूके?
यूके के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं 5400 और अफ्रीका के हैं 8200, तो ऑब्वियसली ये 100% से भी ज़्यादा है, और ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। समझ आ रहा है ना? तो इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, राइट? तो क्वेश्चन देखो, पढ़ो, और उसके बाद ऑप्शंस भी देखो। तो पहले एस्टिमेशन का ही सोचना है। आप यहाँ पे कैलकुलेट करके बैठ जाओगे, 100% प्लस आया, फिर आपने देखा ऑप्शंस ही नहीं था एक भी, राइट? तो आपका कैलकुलेशन पूरा वेस्ट हो गया। ठीक है, तो इतना तो आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि अफ्रीका का नंबर यूके के नंबर से 100% से भी ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन अगर होता तो आप कैलकुलेट करते, या ऐसे दो ऑप्शन होते तो आप कैलकुलेट करते, राइट? तो अभी ये है ही नहीं एक भी ऑप्शन, तो आंसर डायरेक्टली नन ऑफ दीज है। तो आई होप डीआई डील कैसे करना है समझ आ रहा है। सब कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझना है। ऑल्दो दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट एवरीथिंग, बट बहुत सारी चीजें विदाउट कैलकुलेशन भी मैनेज हो जाएगी। ठीक है, पूरा सब कुछ कैलकुलेट करोगे तो फिर एग्जाम खत्म ना होगा। 20 क्वेश्चन है, 15 मिनट मिलेंगे, क्योंकि टोटल 120 क्वेश्चंस के लिए 90 मिनट्स है ना। हाँ, एक केस में 3 या 4 तो मिनिमम होंगे। हाँ, किसका आंसर यार मुझे नहीं पता है, तो देखना बुक में। ऑप्शन ए, इन विच कंट्री इन्फ्लेशन इन 2016 वाज लोअर देन दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। हाँ, 31 हो गया क्या सभी का? 31 में किसी का डाउट है? तो कैन वी से कि 30 कंट्री सी में चीजें सस्ती हो रही थी, ऐसा बोल सकते हैं क्या? कंट्री सी में चीजें सस्ती हुई, कंट्री बी में चीजें उसी रेट की रही, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, दोनों ही कंट्रीज में महंगी हुई हैं चीजें। ठीक है, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है, बस इन्फ्लेशन उतना नहीं है जितना लास्ट ईयर था। इन्फ्लेशन तो है ही, डिफ्लेशन थोड़ी है। बात समझ आ रही है? ऑल्दो ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, मैं बस ऐसे जीके बढ़ा रहा हूँ तुम्हारा। कंट्री सी में चीजें सस्ती हुई हैं वैसा कतई नहीं है। इन्फ्लेशन पहले 8% था, मतलब ये समझ लो कि 2014 में अगर कोई चीज 100 रुपए की थी, तो वो 2015 में, कंट्री सी की बात कर रहे हैं, वो 108 की हो गई। तो 2016 में
ये सस्ती नहीं हुई है, ये अभी भी महंगी हुई है। कितने परसेंट से? 7% और महंगी हुई है। बात समझ आ रहा है ना? तो इन्फ्लेशन तो अभी भी है, बस उतना नहीं है जितना लास्ट ईयर था। 8% की जगह 7% है। गेटिंग दिस पॉइंट? ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल ये आपको समझना जरूरी है कि इन्फ्लेशन कम होने का मतलब चीजें सस्ती होना नहीं है, बस चीजें कम महंगी हो रही है। मैं 1% महंगा होता, समझे? और ये कंट्री बी में भी ऑल्दो ये दोनों बार्स इक्वल हैं, तो यहाँ पे ये 3% महंगा हुआ फर्स्ट ईयर में, और फिर जो जो भी रेट आया उसका और 3% बढ़ा नेक्स्ट ईयर। ठीक है? क्लियर है ना ये इन्फ्लेशन का मैथमेटिक्स? ओके। सो 31 का आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप 31 में किसी का डाउट नहीं है। 32। By what percent inflation in 2016 was greater than the inflation in 2015 in country D? तो in country D inflation in 2016 is 5%, here it is 2%। तो बेसिकली क्वेश्चन इतना है कि 5 2 से कितना परसेंट ज्यादा है? तो 1.5%, 150%, सॉरी। ठीक है? तो 5 2 से कितना परसेंट ज्यादा है? तो 5 - 2/2 × 100, बस ये करना है। सो 3/2 इज 1.5, × 100 इज 150। 32 में किसी का डाउट है क्या? 33। In the year 2015, what is the ratio of inflation in country C to country A? 15 में मीन्स ये डार्क वाले ग्राफ्स कंपेयर करने हैं, कंट्री सी एंड कंट्री ए का। एक्सक्यूज मी, 34 बता रहा हूँ। तो ये तो रेशियो आ ही जाएगा, 8/4 तो 2/1। 8 बाई क्या? क्यों प्लस क्यों करेंगे? सिर्फ 2015 का ही तो इन्फ्लेशन को कंपेयर करने बोले। ठीक है? तो 15 में कंट्री सी का कितना था? 8। 15 में कंट्री ए का कितना था? 4। ठीक है? 34। If inflation is measured as increase in price index and the price index was 200 in the beginning of 2015 in country D, then what is the index at the end of 2016? तो देखिए क्वेश्चन 34 इजी है, इसमें हमको सिर्फ कंट्री डी की बात करनी है, राइट? 34 में डाउट है तो देख लो। इन क्वेश्चन 34 कंट्री डी में 2015 के बिगिनिंग में कोई प्राइस इंडेक्स था 200। प्राइस, कोई प्राइस इंडेक्स नहीं, मतलब प्राइस इंडेक्स था 200। तो प्राइस इंडेक्स इज बेसिकली बहुत सारे एसेंशियल गुड्स का एवरेज प्राइस होता है, राइट? तो आप ऐसा मान लो कि कोई एक चीज है जो 200 रुपीज की 2015 के बिगिनिंग में मिल रही थी, फाइन। सो इन 2015 दिस कमोडिटी इंक्रीजेस बाय 2%, तो इसका प्राइस 2% बढ़ा। तो 2% बढ़ा तो 204 हो गया, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि 2015 के एंड में या 2016 के बिगिनिंग में ये 204 का मिल रहा है। ठीक है? अब 2016 में ये बढ़ता है 5%, तो 204 को 5% आप अगर बढ़ा दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो 5% ऑफ 204 इज 5% ऑफ 200 इज 10, एंड 5% ऑफ 4 इज 0.02, तो 10.02 हो गया। तो 204 तो था ही, प्लस 10.02, तो 214.02। ठीक है? 0.02 आएगा कि 0.2 आएगा? 4 का 5%, अच्छा 0.2 होगा। ठीक है? तो 4 का 5% इज 0.2, तो 214.2 हो गया। समझ आया? कैलकुलेशन समझ आया? कोई भी स्टेप में डाउट है, कुछ भी रिपीट करना है तो बताइए।
ये देखते हैं। तो नाउ दिस इज पाई चार्ट। ठीक है। तो पाई चार्ट में आपको एक दो पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि अगर पाई चार्ट गिवन है और इसके बहुत सारे सेक्शंस गिवन हैं, तो इन सेक्शंस का एंगल वाइज भी डेटा गिवन हो सकता है। तो वो सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री ही होना चाहिए। या फिर इन सेक्शंस का परसेंटेज वाइज भी डेटा गिवन हो सकता है, जो यहाँ पे है। तो इन सभी परसेंटेजेस का सम 100% ही होना चाहिए। राइट, इट कैन नॉट बी एनीथिंग लेस देन 100%। समझ आ रहा है? हो गए सारे? हाँ भाई, हो गया ये सॉल्व? डाउट है किसी का? सारे हो? कोई डाउट है? नहीं। ठीक है। तो ये रिमेनिंग एक्सरसाइज आप लोग प्रैक्टिस के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज आपको मैंने समझा दिया कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। एंड अगर उसके बाद भी इफ यू फील की प्रैक्टिस चाहिए, तो देर आर मोर देन 10 सेक्शन टेस्ट ऑन योर टेस्ट पोर्टल। आप सर्च करोगे डीआई सेक्शन टेस्ट तो आ जाएंगे, 10-12 आएंगे। तो आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और वो टाइम्ड टेस्ट होंगे, तो आपका टाइम का भी थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है। सो दैट इज हाउ वी कैन प्रैक्टिस फॉर डीआई। ठीक है। तो इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन के हिसाब से हम देख लेते हैं। तो एक काम करेंगे, 59 तक हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। 59 तक तो आप सॉल्व कर ही लो। हमने 4-5 सेट्स तो सॉल्व ऑलरेडी कर लिए हैं। यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग सेट्स, तो वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एंड यू कैन सॉल्व प्रैक्टिस द रिमेनिंग सेट्स एज प्रैक्टिस। इनके सबके सॉल्यूशंस आपके पास अवेलेबल है ही, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है। ओके देन। तो वील स्टॉप हियर फॉर टुडे। थैंक यू। उसमें स्टडी मटेरियल में है। सर हाँ जी। सर वो जो आपने प्रिंट भिजवाई है वो क्वेश्चंस की और माइक्रो प्रेजेंटेशन वाले, हाँ, तो उसमें जनरल सब क्वेश्चंस है या कोर्स वाइज है सर? जनरल टॉपिक रहता है। मतलब जैसे कि मेरा बीएससी अकाउंटेंसी एनालिटिक्स था, पर वो नहीं है, इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स है। हाँ हाँ, तो वो जो स्किल असेसमेंट और माइक्रो प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स हैं,
उसमें कोर्स का ज्यादा कोई कनेक्शन नहीं है उसका। ठीक है, जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें वो कोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो मुझे मतलब सारे क्वेश्चंस में से देख के खुद करना है कि ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? क्या समझा नहीं। मतलब जैसे क्वेश्चंस आप वो इंटरव्यू वाले हैं बाकी सारे कोर्सेज के, तो उसको देख के खुद मतलब क्वेश्चन सोचने हैं कि ऐसे क्वेश्चंस होंगे। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो वो हमने बस इसके लिए दिया है कि आपको आइडिया है कि किस तरीके से पॉइंट्स आपको डालने हैं आपकी स्पीच में। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप वही फॉलो करो, आप और उसको इम्प्रोवाइज भी कर सकते हो। राइट, और जो बाकी टॉपिक्स हैं वो तो आपको प्रैक्टिस करनी ही है। और सर जीके का है तो उसका कोई स्टडी मटेरियल करना पड़ेगा, फिर वो जो मॉक टेस्ट है उसमें से ही सारा मतलब जीके का स्टडी मटेरियल मैं आज अपलोड कर दूंगा, तो वो सर आपको मिल जाएगा। मतलब वो प्रिंट कराने में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत सारे पेजेस रहेंगे। ठीक है, तो अब पता नहीं सर कैसे देंगे, वो अगर ड्राइव शेयर करें आपको फाइल्स दे दें तो आप लैप टाइम में पढ़ लो। तो जो ऐसा भी रहेगा वो आपको मैं आज भिजवा दूंगा। ठीक है। ठीक है, हाँ, ओके। थैंक यू। हाँ।